नमस्कार मेरे विद्यार्थी मित्रों। आज हम सुलभ भारती कक्षा 8वीं से लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पूर्ण विश्राम और जिसके लेखक हैं सत्यकाम विद्यालंकार। ये लेसन एक हास्य व्यंग्य साहित्य की एक विद्या है, एक कहानी है जिसमें कहानीकार स्वयं ही अपनी एक स्थिति का यहाँ पर हास्य व्यंग्य शैली में ब्यौरा दे रहे हैं कि किस तरह से बड़े शहरों में लोगों का जीवन ऐसा भागदौड़ भरा होता है कि वहाँ विश्राम के लिए समय निकालना भी अपने आप में एक समस्या है। यदि समय निकाल भी लिया जाता है तो पारिवारिक उलझनें उस समय का आनंद उठाने में बाधक बन जाती हैं। जैसा कि लेखक के साथ भी ऐसा ही हुआ। डॉक्टर के परामर्श के चलते लेखक बड़ी कठिनाई से जू के लिए प्लान बनाता है और 2 दिन के विश्राम का कार्यक्रम बनाता है, परंतु घर की चिंता के कारण वहाँ से उन्हें उल्टे पांव वापस आना पड़ता है और कुछ भी विश्राम नहीं हो पाता है। इसके लिए इस पाठ का नाम दिया गया है पूर्ण विश्राम। विश्राम करना हमें बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या हम इस ऐसी स्थिति में विश्राम कर पाते हैं जहाँ हमारी मानसिक स्थिति संतुलित नहीं है? तो चलिए इस पाठ में देखते हैं कि लेखक को कौन सी मानसिक स्थिति परेशान कर रही है, घर की कौन सी ऐसी चिंताएं हैं जिससे लेखक चाहते हुए भी विश्राम नहीं कर पाया। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। लेखक हैं कौन? सत्यकाम विद्यालंकार। इनका परिचय इस प्रकार है। 1935 लाहौर में इनका जन्म हुआ था। ये एक सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। सरल सुबोध भाषा, रोचक बोधगम्य शैली इनके लेखन की विशेषताएं हैं। लेखन व्यवहारिक है। इनके व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण का इसमें बल दिया गया है। स्वतंत्रता पूर्वक चरित्र निर्माण, मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, ये सब इनकी रचनाएं हैं। और इस पाठ में हास्य व्यंग्य कहानी के माध्यम से कहानीकार ने ये समझाने का प्रयास किया है कि जीवन के आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं। जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का नाम क्या है? पूर्ण विश्राम। डॉक्टर ने बाँह पर काला कपड़ा लपेटा और रबड़ की थैली से हवा फूंककर नाड़ी की गति देखी। फिर बोला, कुछ सीरियस नहीं है, दफ्तर से छुट्टी लेकर बाहर हो आइए। विश्राम आपको पूर्ण निरोग कर देगा। विश्राम मतलब आराम। तो विश्राम करोगे तो आपको एकदम आप निरोगी हो जाओगे, किसी प्रकार का रोग नहीं रहेगा। वैसे ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इस तरह से डॉक्टर ने लेखक को सलाह दी। लेकिन विश्राम भी पूर्ण होना चाहिए। तो पत्नी बड़ी प्रसन्न हुई। उनकी पत्नी बहुत खुश हुई कि जब डॉक्टर ने कहा कि विश्राम करना है तो एकदम पूर्ण रूप से करना है, उसमें ऐसा दिमाग में किसी प्रकार का टेंशन नहीं रखना और दूसरा काम में दिमाग नहीं लगाना है। घर जाकर श्रीमती जी से कह दिया, जू की तैयारी कर लो, हम 2 दिन पूर्ण विश्राम करेंगे। तो लेखक महोदय घर आकर अपनी पत्नी से कहते हैं कि चलो हम जू पर चलते हैं और 2 दिन तक पूर्ण विश्राम मतलब पूरा आराम करेंगे। न घर का टेंशन, न बाहर का टेंशन, किसी प्रकार का दिमाग में कोई भी टेंशन नहीं रखेंगे। एक दिन बाद पूर्णिमा भी थी। चांदनी रात का मजा जू पर ही है। एक दिन पहले आधी रात से ही उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। 2 बजे का अलार्म बेल लग गया। स्वयं वह 2 से पहले ही उठ बैठी और कुछ नोट करने लगी। तो श्रीमती जी 2 बजे का ही अलार्म लगा दी थी और मतलब 2 बजे से पहले ही उठ गई फिर भी, और कुछ लिखने लग गई। श्रीमती जी ने इन सब कामों की सूची बनाकर मेरे हाथ में दे दी। गैरेज में पहुंचकर श्रीमती जी ने मोटर में हवा भरने की पिचकारी, ट्यूबवेल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि चीज़ें और भी लिखी। तो श्रीमती जी ने कौन कौन सी चीज़ें नोट की, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ट्यूबवेल, रबड़ सॉल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल, ये सब चीज़ें श्रीमती जी ने नोट कर ली। दिन भर दौड़ धूप करना मतलब भागा दौड़ी करना। पाए धुनी से मिस्त्री लाया। सुबह से शाम हो गई मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटकनियाँ भी नहीं कसी गई।
तो पायधुनी एक जगह का नाम दिया है यहाँ पर। वहाँ से मिस्त्री को बुलाया ताकि खिड़कियाँ की जो खिड़की बंद करने की जो चटकनी होती है उसको ठीक किया जा सके, लेकिन शाम तक 2 ही खिड़कियों की चटकनी ठीक हो पाई। मोटर के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगुनी हो गई थी। रात को सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, कल जुहू पर दिन भर विश्राम लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। बोले आज हम इतना काम कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन बाद में तो विश्राम करने जा ही रहे हैं। कल जब जुहू पर हम पहुंचेंगे तो वहाँ पूरे दिन भर विश्राम ही करेंगे, थकान पूरी दूर हो जाएगी। श्रीमती जी ने अपने कर कमल मतलब पैरों से, नहीं हाथों, कर मतलब हाथ, तो कमल जैसे हाथों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना मतलब चेकिंग करना, निरीक्षण करना। तो मोटर का पूरा मुआयना करके ये तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। तो बाहर जाकर पूरा मुआयना कर ली और देख ली कि उसने जो सूची बनाई है उसमें सारा सामान उसने बराबर से लिख लिया है कि नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। रोशनी होते न होते जू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। जिस स्टोव पर वो खाना बनाते थे वो भी आज बंद हो गया। वह हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धोंकनी करने में चला गया, मतलब धोंकनी करना, हवा देना उसको स्टोव को तेज करने के लिए, तो उसमें आधा घंटा खराब हो गया। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया चाय पीने का प्रोग्राम, क्योंकि स्टोव नहीं चल रहा था। और हम दच्चित हो तैयारी में जुट गए। दच्चित मतलब लगन से एकदम तैयारी में जुट गए कि जू पर हमें निकलना ही है अभी। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी नहीं की होगी, तो ऐसी तैयारी पहली बार उत्साह के साथ हमने की, जैसे कि नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में युद्ध करने जा रहा है। तो इस तरह से तो नेपोलियन ने भी तैयारी नहीं की होगी जैसे कि हमने जू पर जाने की तैयारी की। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। तो दोनों ही एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे। हमारे जीवन का सहयोग करना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। तो ये मतलब यहाँ पर जीवन का मूल मंत्र क्या बता रहे हैं, सहयोग करना एक दूसरे का। सहयोग मन वचन कर्म इन तीनों से होता है। जीवन का ये मूल मंत्र मुझे भूला न था। श्रीमती जी मुझे मेरे कामों में की यादें दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। मैंने याद दिलाया, पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। तो वहाँ से लेखक महोदय अब श्रीमती जी को एक एक चीज़ बता रहे हैं कि ये भी रख लेना, ये भी रख लेना। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूँगी पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना। तो समाचार पत्र जो हम रोज़ अखबार पढ़ते हैं वो तुम ले लेना, मैंने अभी पढ़ा है नहीं है। मैं बोला वह तो रख लूँगा, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। गुलबंद मतलब जो कि गले में बांधते हैं, कानों को ढकते हैं, वो गुलबंद मत भूल जाना जो हम कश्मीर से लाए थे। जू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना जो पहनकर नहाते हैं लोग, तो वो सूट मत भूल जाना, वो भी रख लेना। बेदिंग सूट मतलब जिसको पहनकर नहाया जाता है, वो भी रख लेना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। और तुम कहीं रबड़ कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। वो तो रख लूँगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी ना भूल जाना। तो देखो इस पाठ के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि घूमने के लिए 2 दिन के लिए विश्राम के लिए जा रहे हैं, लेकिन विश्राम कर पाएंगे? इतना सारा सामान अपने साथ लेकर जा रहे हैं। अखबार भी रख लेना, राइटिंग पैड भी रख लेना, लिफाफे भी रख लेना। आगे ये भी बताएंगे कि वो कितने सारे पत्र आए हुए हैं, वो मैं नहीं पढ़ पाई तो वहाँ जाकर तसल्ली से पढ़ूंगी। तो विश्राम करने थोड़ी न जा रहे हैं, वहाँ भी काम लेकर ही जा रहे हैं। राइटिंग पैड का क्या करोगी? कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी, यूँ तो वक्त नहीं मिलता। तो वहाँ पर भी जाकर इनको काम ही करना है। तो लेखक ने ये व्यंग्य किया है कि हम कहीं घूमने जाते हैं तो भी दुनिया भर का काम अपने साथ लेकर जाते हैं। हम पूर्ण विश्राम का नाम लेकर विश्राम करते ही नहीं, मानसिक रूप से हम बिजी ही रहते हैं, व्यस्त ही रहते हैं। कभी भी हम पूर्ण रूप से शांत नहीं रहते हैं। अपने मस्तिष्क को
आराम नहीं देते हैं। और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल लेना। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द जड़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। अब इतना सामान रखते रखते इनका आधा दिन इधर ही बीत जाएगा। वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ जाकर भी इनके पास इतना सारा काम है और वो निपटाएंगे, फिर इनको विश्राम मिल ही नहीं पाएगा। अच्छा बाबा, रख लूँगा। और देखा, धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले न पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर, कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। तो श्रीमती जी को कौन सी चीज़ नहीं मिल रही थी? नेल कटर नहीं मिल रहा था। मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार, कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना, समालोचना क्या होती है? ऐसी पत्रिका होती है जिसमें गुण और दोष, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी जगह के बारे में जो भी जानकारी दी जाती है उसमें समालोचना होती है, मतलब गुण भी बताए जाते हैं और उसके दोष भी बताए जाते हैं। तो समालोचना के लिए आई हुई थी कुछ किताबें, और सोचता था कि फुर्सत में समालोचना कर दूंगा। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली मतलब रख ली। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी। उनकी कई कतरने कागज के टुकड़े जो थे इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जूह से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। भाई, कवि हो या लेखक हो, उनको तो कविता और अपनी रचना करने के लिए बहाना चाहिए। कोई भी ऐसा भावात्मक जगह मिल गई जहाँ उनके भाव विचार उमड़ पड़े और वहीं कविता तैयार कर ली। तो लेखक ने भी सोचा कि जूह पर जाऊंगा तो पता नहीं मन में कौन कौन से ख्याल आ जाएंगे और एक अच्छी कविता की रचना कर पाऊंगा। तो वो भी सामान में रख लेता हूँ, वहाँ जाकर एक अच्छी कविता भी कर लूँगा। आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जूह पहुँच गए। तो श्रीमान और श्रीमती जी दोनों ही जूह पर पहुँच गए, बहुत सारा सामान लेकर। पता नहीं क्या क्या, बिजली का बिल, नोटिस, लिफाफे, पढ़ने के लिए पत्रिका, समालोचना पत्रिका, कविता करने के लिए सामान, मतलब पता नहीं कि कौन कौन सी चीज़ें लेकर वहाँ पर पहुँच गए कि वहाँ थोड़े फुर्सत में रहेंगे, वहाँ कर लेंगे। 5-7 मिनट तो हम स्वप्न लोक में विचरते रहे। स्वप्न लोक मतलब सपनों की दुनिया में, कि हम वहाँ पहुँच गए, जू पर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पानी में हैं, ये सब उस दुनिया में चले गए। हम समुद्र में नहाने को चल पड़े। समुद्र तट पर और भी लोग नहा रहे थे। एक ऊंची लहर ने आकर हम दोनों को ढक लिया। लहर की उस थपेड़ से न जाने श्रीमती जी के मस्तिष्क में क्या नई स्फूर्ति आ गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैं याद है कि बरामदे की खिड़की को तुमने अंदर से बंद कर दिया था या नहीं? तो अचानक से जब समुद्र की ऊंची लहर हमारे ऊपर आ रही थी, तभी श्रीमती जी को अचानक से दिमाग में एक बात कौंधी कि आपको याद है कि बरामदे की खिड़की आपने अंदर से बंद की थी कि नहीं? मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। अगर वह बंद नहीं हुई और खुली ही रह गई तो क्या होगा? कहते कहते श्रीमती चेहरे का रंग पीला पड़ गया। तो रंग पीला पड़ना मतलब घबरा गई श्रीमती जी एकदम से कि बरामदे की खिड़की अगर खुली रह गई तो पता नहीं कौन कौन सी चीज़ों का नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा चलो छोड़ो, अब इन चिंताओं को, जो होना होगा हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समुद्र ही बह पड़ा और उनके कांपते होठों पर यही सब थे, अब क्या होगा? मतलब वो घर की चिंता छोड़ ही नहीं पा रही थी, घर ही दिमाग में घूम रहा था कि अब क्या होगा पता नहीं। और अगर खिड़कियां खुली रह गई होंगी तो घर का क्या होगा? ये सोच उनकी अधीरता और ज़्यादा होती जा रही थी, तो और ज़्यादा वो घबरा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जू पर आया था वह 10 गुना बढ़ गई थी। तो जो मेरी प्रॉब्लम थी, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी थी कि पूर्ण विश्राम करो, और उस समस्या को मिटाने के लिए मैं जू पर गया था। वो समस्या मेरी अब और ज़्यादा बढ़ गई थी। मैंने तेज़ी से मोटर चलाई। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था, लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से धड़क रहा था। तो लेखक का दिल क्यों धड़क रहा था? क्योंकि घर के बरामदे की खिड़की खुली रह गई होगी तो क्या होगा, ये सोचकर जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चटकनी बदस्तूर लगी थी, सब ठीक ठाक था, मतलब अच्छे से लगी हुई थी, कुछ नहीं ऐसा था मैंने ही वह लगाई थी, लेकिन लगाकर भूल गया था कि लगाई या नहीं। इसका नतीजा ये हुआ कि
पहले तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। तो पहले तो मेरा दिल घबरा रहा था कि पता नहीं मैंने खुली छोड़ दी होगी तो घर का क्या होगा, और अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही ये विश्वास भी पक्का हो गया कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। तो लेखक कहता है कि कभी भी पूर्ण विश्राम कर नहीं पाते, और जिस शब्द के साथ पूर्ण लगता है वो तो बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही भयावह होता है, डरावना होता है। तो लेखक ने इस पाठ के माध्यम से यही समझाने का प्रयास किया कि हम चाहते हुए भी कभी पूर्ण विश्राम नहीं कर पाते हैं। हमारी मानसिक स्थिति हमेशा हमें परेशान करती ही रहती है। चलिए कुछ मुहावरे दिए थे इसमें। धोंकने करना मतलब हवा भरना, झल्लाना बहुत बिगड़ जाना, झुंझलाना, और आंखों से ओझल होना, गायब हो जाना, हाथ बटाना, मदद करना, सहायता करना, चेहरे का रंग पीला पड़ जाना, घबरा जाना, और धुन सवार होना, लगन होना। अब देखो कुछ आकृतियां दी हुई हैं कि गैरेज की सूची में लिखी हुई चीज़ें कौन कौन सी थी। तो मोटर में हवा भरने की पिचकारी पहली क्या थी, मोटर में हवा भरने की पिचकारी। और दूसरी क्या थी, 1 गैलन इंजन ऑयल, है ना। तो आपको अच्छे से ये मैंने समझाया है, ये आपको पता ही होगा। तीसरी थी रबड़ सॉल्यूशन, और चौथी थी ट्यूब वॉल। ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ जुहू जाते समय कौन कौन सी चीज़ें ले जाने की वस्तुएं थी। तो कौन कौन सी थी, रबड़ कैम्प, छतरी, राइटिंग पैड, बिजली का बिल और समाचार पत्र, है ना। ये सब चीज़ें बोला था ना कि पढ़ने के लिए जो माँ की चिट्ठियाँ आई हुई हैं वो भी रख लेना, है ना। बिजली का बिल भी रख लेना, राइटिंग पैड भी लिख लेना, वहाँ कविता करेंगे। रबड़ कैम्प भी रख लेना, एक क्रीम भी लिख लेना, ऐनक भी रख लेना। कितनी सारी चीज़ें लेखक और उसने लेखक की श्रीमती जी ने बताई थी यहाँ पर। चलिए आगे है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, समानार्थी शब्द। ऐनक मतलब चश्मा, रात मतलब रात्रि, अखबार मतलब समाचार पत्र, और घर मतलब गृह या आवास, ठीक है। अब देखो यहाँ पर निम्नलिखित समोच्चारित भिन्नार्थक हिंदी शब्दों के अर्थ लिखो और उन शब्दों का अलग अलग पूर्ण वाक्यों में प्रयोग करो। तो हार के 2 मीनिंग हो सकते हैं। एक तो हार मतलब गले का हार, जिसको हम माला कहते हैं, और एक हार मतलब किसी से हार जाना, पराजित होना। तो उसको मैंने हार पहनाया, ये वाक्य बना दो उससे। और दूसरा, वह अपने दुश्मन से हार गया, तो ये दूसरे शब्द से बना दो। वार, वार मतलब एक तो दिन, जैसे आज कौन सा वार है, आज शुक्रवार है। फिर एक वार मतलब आक्रमण। तो मौर्य साम्राज्य का शासक अशोक ने बहुत सारे दुश्मनों पर वार करके मौर्य शासन को महत्वपूर्ण शक्तिशाली बनाया। इस तरह से आप वार लिख सकते हो। हल मतलब हल से हमने खेत को जोता, और एक हल श्रीमती जी ने समस्या का हल बताया। तो एक हल होता है समस्या का समाधान, और दूसरा हल होता है खेत की जुताई करने का साधन। सीना, सीना मतलब सिलाई करना, और एक सीना मतलब छाती। तो 56 इंच का सीना, ऐसा नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेरा सीना 56 इंच का है। और दूसरा सीना मैंने अपने कपड़े सीने शुरू कर दिए। फिर जवार, जवार मतलब एक अनाज होता है, मैं जवार की रोटी भी खाती हूँ। और एक जवार होता है समुद्र में जो पानी ऊपर उठता है, उसको भी जवार कहते हैं। सुमन मतलब फूल भी होता है, और सुमन मतलब अच्छा मन। तो इस तरह से 2 अर्थ इसके भी बना सकते हैं आप। फिर देखो इसमें पत्र का प्रारूप दिया है। मैंने पत्र का प्रारूप पहले ही आपको समझा रखा है। उस पैटर्न से, नए पैटर्न से आपको पत्र लिखना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है विद्यार्थियों। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और आपने क्या समझा इस पाठ से, ये समझा कि जीवन के आपाधापी में हम पूर्ण विश्राम कर ही नहीं पाते, हम चाहते हुए भी पूर्ण विश्राम नहीं कर सकते, जो कि हमें करना चाहिए, क्योंकि पूर्ण विश्राम हमें
निरोगी बनाता है, लेकिन हम नहीं करते और उससे हमारा स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता जाता है। लेकिन लेखक का सुझाव है कि हमें पूर्ण विश्राम करना चाहिए। चलिए बच्चों, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।